मैं उर्वशी, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, रांची विमेंस कॉलेज, रांची। आज हम जिस पे चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है महादेवी वर्मा का गद्य साहित्य। यह विषय बीए के सेमेस्टर 6 के पाठ्यक्रम में शामिल है। भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा रही है, महादेवी वर्मा ने सच्चे अर्थों में उसका प्रतिनिधित्व किया है। वे छायावादी, रहस्यवादी कवित्री से भी ऊपर सांस्कृतिक कवित्री हैं, जिनमें सर्जनात्मक काव्य की सरसता और चित्रात्मकता दोनों गंभीर रूप से पाए जाते हैं। उनका गद्य साहित्य दर्शन से परिपूर्ण है। वैदिक ऋषियों ने जिस आध्यात्मिक अनुभूति के महत्व की स्थापना करते हुए भारतीय संस्कृति का सूत्र संचालन किया था, आज के युग में वह कार्य महादेवी वर्मा ने किया है। आज की परिस्थिति में जबकि मूल्यों का विघटन हो रहा है, महादेवी वर्मा की रचनाओं को देखने पढ़ने की बिल्कुल नए ढंग से आवश्यकता हो गई है। यदि भारत की धरती को भारत की ही धरती बने रहना है, जिसकी एक अत्यंत विकसित परंपरा मूल्यवत्ता रही है, तो ऐसी रचनाओं का अध्ययन, मनन, उनका प्रचार प्रसार व्यापक पैमाने पर आवश्यक है। विश्व साहित्य के इतिहास में महादेवी वर्मा के समान मौलिक चिंतनशीलता और विशद कल्पना के उदाहरण कम मिलते हैं। भावना, विचार और चिंतन के क्षेत्र में उन जैसी प्रौढ़ और आत्मविश्वासी नारी का मिलना कठिन है। कवि, गद्यकार, आलोचक, चित्रकर्ता, प्रबुद्ध वक्ता आदि इतने सारे गुणों का समन्वय एक साथ उनमें अद्भुत रूप से समाहित है। उन्होंने लिखा है, कला के पारस का, स्पर्श पा लेने वाले का कलाकार के अतिरिक्त कोई नाम नहीं है। साधक के अतिरिक्त कोई वर्ग नहीं है और कल्पना के अतिरिक्त कोई लाभ नहीं है। ऐसे कलाकार को मेरा शत शत नमन। हिंदी साहित्य जगत के आधुनिक साहित्यकारों में अग्रणी साहित्यकार महादेवी वर्मा अद्वितीय, अप्रतिम और अनुपम है। श्रद्धेय महादेवी वर्मा लब्ध प्रतिष्ठ कलाकार और सौंदर्य चेतनामूलक आत्मनिष्ठ हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 1907 ईस्वी में जन्मी यह महान साहित्यकार भक्त हृदय भी थी। प्रकृति के प्रति राग प्रेम बचपन से ही था। कला शिल्प से अलंकृत, सुरुचि से संवारे, धूप गंध से सुवासित कक्ष में विराजमान कवित्री, गद्य लेखिका तथा चित्रकर्ता महादेवी ने हिंदी साहित्य को विविध विधाओं से संपन्न किया है। श्री भानु कुमार जैन के शब्दों में शब्द बोझिल, अंतरात्मा दर्दीली, गंगा यमुना आँखों से आंसुओं की लड़ी और उत्फुल्ल हंसी महादेवी जी का संक्षिप्त परिचय है। छायावादी काव्य धारा की कवित्री महादेवी वर्मा ने काव्य के अतिरिक्त गद्य में भी पर्याप्त लिखा है। अपने भाव को काव्य तथा चित्र दोनों माध्यमों से अभिव्यक्त किया है। यामा तथा दीपशिखा में उनके उत्कृष्ट काव्यात्मक चित्र हैं और दीपशिखा में चित्र पर आधारित कविताएं। यह नहीं कहा जा सकता है कि कौन सा माध्यम पहले उद्भूत हुआ। हिंदी साहित्य की अन्यतम कृति दीपशिखा है, जिसमें चित्रों की प्रधानता है। चित्र काव्य के पूरक हैं। जो कविता में स्पष्ट नहीं होता, वह चित्र के माध्यम से स्पष्ट कर दिया जाता है। महादेवी वर्मा की प्रतिभा में काव्य और चित्रकला का अपूर्व सामंजस्य है। महादेवी वर्मा कुशल चित्रकार होने के साथ साथ अच्छी रेखा चित्र लेखक भी हैं। रेखा चित्र लिखने की कला में उन्हें चित्रकला से बहुत ही संभव है कि सहायता मिली है। गीतों तथा चित्रों में जहाँ सामंजस्य स्थापित किया गया, वहाँ रेखा चित्रों में काव्यात्मकता आ गई है। गोपाल कृष्ण कौल लिखते हैं, रेखा चित्रकार और कैमरामैन का काम एक सा है। जैसे कैमरामैन जो जैसा है उसको वैसा ही कैमरे के द्वारा चित्रित करने का प्रयत्न करता है, किंतु यथातथ्य चित्र में मात्र कैमरे के लेंस का ही काम नहीं करता, बल्कि कैमरामैन की एंगल देने और पोज लेने की पैनी दृष्टि भी बड़ा काम करती है।
मुख की भाव भंगिमा, वेशभूषा, नाक नक्शा तो फोटोग्राफर की तरह रेखा चित्रकार भी कर देता है, पर रेखा चित्रकार को सहृदय होना आवश्यक है, जिसके बिना उसके हृदय में पात्रों के प्रति सहानुभूति कैसे प्रकट होगी। रेखा चित्र तस्वीर मात्र नहीं है, वरन अनुभूति की गहराइयां प्रस्तुत करते हैं। मन, आत्मा और जीवन की विशेषताओं का चित्रण रेखा चित्रकार शब्दों में करता है। महादेवी वर्मा ने स्वयं रेखा चित्र को परिभाषित किया है। अपने संग्रहों की भूमिकाओं में व्यक्त विचारों के अतिरिक्त स्मृति चित्र, स्मारिका की भूमिकाओं में तथा संचयन की संकलित आत्मकथ्य में रेखा चित्र के स्वतंत्र अस्तित्व विधान का श्रेय आधुनिक युग को ही दिया जाता है। संस्मरण, रेखा चित्र, आत्मकथा, दैनंदिनी, घटनाकलन, रिपोर्टाज, स्मारिका आदि साहित्य विधाएं रेखांकन के ऐसे रूपांतर हैं जिन्हें अंकन मात्र और उसे उद्भाषित करने वाला संवेदन ही एक दूसरे से भिन्न करता है। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, किंतु स्मरण और रेखा चित्रों में विभाजक रेखा इतनी सूक्ष्म रहती है कि एक का दूसरे में समाहित हो जाना स्वाभाविक हो जाता है। लेखिका स्वयं विभाजन रेखा खींचने में असमर्थ हैं। फिर भी पर्याप्त विवाद है कि महादेवी की ये कार्यकृतियां किस विधा में है। राय कृष्णदास जी ने कहानी की संज्ञा दी थी, क्योंकि लेखिका ने कथा का प्रयोग भूमिका में कर दिया था। स्पष्ट रूप से इनकी महत्ता रेखांकन में ही है, इतिवृत्त में नहीं। अब विवाद संस्मरण से रह जाता है। लेखिका के अनुसार दोनों ही विधाओं में किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि का मानसिक प्रत्यक्षीकरण है, जिसके लिए वे कुछ विशेष रेखाओं का अंकन करती हैं। किंतु संस्मरण अतीत का ही हो सकता है और रेखा चित्र वर्तमान से भी संबद्ध रह सकता है। लेखिका के मन में स्वयं दुविधा है कि इन्हें क्या माना जाए। प्रारंभ में उनके चित्र की संज्ञा, दूसरे संग्रह में रेखाएं, तीसरे तथा चौथे के नाम में कोई ऐसा शब्द नहीं। यह ठीक है कि प्रारंभ से ही संस्मरण की ओर आग्रह रहा, पर आगे स्मारिका कह दिया। यदि पहले संग्रह अतीत के चलचित्र को ही लिया जाए तो उसमें इस प्रकार के संकेत हैं। पहला, संस्मरणों का श्रेय। दूसरा, संस्मरणों के धुंधलके आलोक में मैं इन्हें फिर पहचान सकूं। तीसरा, अतीत चित्रों में वर्तमान के चित्र भी सम्मिलित होते गए। चौथा, इन स्मृति चित्रों में मेरा जीवन भी आ गया है। पांचवा, 11 संस्मरण कथाएं जा सकती हैं। छठा, छत विक्षत जीवनों को खिलौनों की हाट में नहीं रखना। सातवां, अधूरी रेखाओं और धुंधले रंगों की समष्टि में किसी को अपनी छाया की एक रेखा भी मिले तो यह सफल है। इनको संस्मरणात्मक रेखाचित्र की कोटि में रखना ही अधिक समीचीन प्रतीत होता है, क्योंकि प्रकारांतर से लेखिका का बल चित्रण पर है, वह भी शब्द रेखाओं से। रेखाओं के महत्व को महादेवी वर्मा बखूबी समझती थी। अतीत के चलचित्र में सम्मिलित 7वें रेखा चित्र में कर्तव्यनिष्ठ घीसा की करुण गाथा है। जो झूठ नहीं बोलता, सीधे साधे स्वभाव का लड़का घीसा स्कूल भेज दिया गया। वह देखने में कुरूप था, अतएव दूसरे लड़के उससे खिंचे खिंचे रहते थे। घीसा कर्तव्य परायण ही नहीं, आज्ञा पालक भी था। गुरुजी के सफाई संबंधी भाषण सुनकर स्वयं कपड़े धोने लगा। घीसा के व्यक्तित्व का चित्रण महादेवी वर्मा ने बेहद खूबसूरती से खींचा है। घीसा की दरिद्रता का भाव लेखिका के इन शब्दों से दर्शाया गया है। जब घीसा नहाकर गीला अंगोछा लपेटे और आधा भीगा कुर्ता पहने अपराधी के समान मेरे सामने आ खड़ा हुआ, तब आंखें ही नहीं, मेरा रोम रोम गीला हो गया। कितने ऐसे अच्छे लोग हैं जो जीवन में आगे बढ़ने का अवसर नहीं पाते और यूं ही मर जाते हैं। महादेवी जी के समस्त रेखा चित्र समाज की सुदृढ़ पीठिका पर आधारित हैं।
सभी पात्रों का बाह्य तथा आंतरिक शब्द चित्र साथ साथ दिया गया है। सुप्रसिद्ध आलोचक विशंभर मानव के अनुसार महादेवी की बुद्धि श्रृंखला की कड़ियों में, आत्मा गीतों में और हृदय अतीत के चलचित्रों में निहित है। अमृत राय के अनुसार अतीत के चलचित्र में एक ऐसी ताजगी है जो पाठकों में भी ताजगी भर देती है, आशा का संचार करती है तथा जीवन के साथ उसके संबंध को और भी गहरा बनाती है। सहानुभूति का विराट रूप तुच्छ को अमर कर देने में समर्थ होता है और यह तथ्य सिद्ध होता है महादेवी के रेखा चित्रों से। उनकी ही लेखनी से ऐसे रेखा चित्र लिखे जा सकते थे। पथ के साथी में महादेवी वर्मा ने रेखाएं शीर्षक से अपने 6 सहयोगियों का रेखांकन किया है। संस्मरणात्मक रेखा चित्र की श्रेणी में यह कृति आती है जिसका प्रकाशन 1956 में पहली बार हुआ। इस संग्रह में कुल 7 संस्मरण हैं जिनमें जीवनी के भी तत्व हैं। अपने समसामयिक साहित्यकारों के जीवन वृत्त और उनका परिवेश भी है। उन्होंने स्वयं स्पष्ट किया है कि अपने अग्रजों और सहयोगियों के संबंध में अपने आप को दूर रहकर कुछ कहना सहज नहीं होता। फिर भी प्रयत्न किया है कि अग्रजों तथा सहयोगियों के विषय में तटस्थ दृष्टि से विचार विमर्श किया जाए। पथ के साथी की रेखाएं संस्मरणात्मक गद्य गीत कहे जाएं अथवा स्वयं में पूर्ण चित्रों के सजीव संकलन, यह प्रश्न आलोचकों के समक्ष रहा है। लेखिका ने यह अनुभव किया है कि कलाकार को मनुष्य के रूप में पहचानने के लिए उनकी कला और कर्म में गठबंधन होना चाहिए। इनमें साहित्यिक रेखा चित्रों के साथ कवियों की तुलिका से बने रेखा चित्र भी हैं। पथ के साथी संकलन का दूसरा संस्मरण है सुभद्रा कुमारी चौहान। इसमें लेखिका ने यह अनुभव किया है कि बहिन सुभद्रा का चित्र बनाना कुछ सहज नहीं, क्योंकि चित्र की साधारण जान पड़ने वाली प्रत्येक रेखा के लिए भावना दीप्ति संचारिणी दीप शिखे बनकर उसे असाधारण कर देती हैं। एक एक करके देखने से कुछ भी विशेष नहीं कहा जाएगा, परंतु सबकी समग्रता में जो उद्भाषित होता था उसे दृष्टि से अधिक हृदय ग्रहण करता था। समाज में अनाचार देखकर जो विद्रोह कर उठती थी, राजनीति के मंच पर जिन्होंने हुंकारा था, ऐसी विद्रोही व्यक्तित्व की अग्नि ज्योति को रेखाओं में बांधना सरल कार्य नहीं है। लेखिका ने अपने सहयोगियों के जीवन से उनकी विशेषताएं ग्रहण करने की चेष्टा की है। यह जीवन दर्शन प्रत्येक सहयोगी में भिन्न भिन्न है। जैसे मनुष्यता रविंद्र जी में, भक्त हृदय गुप्त जी में, जीवन का संचालन सुभद्रा कुमारी चौहान में, हार न मानना निराला में। डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्त के अनुसार कविंद्र रविंद्र ठाकुर के व्यक्तित्व में भावना, ज्ञान और कर्म का सामंजस्य, गुप्त जी की सादगी और स्पष्टवादिता, सुभद्रा कुमारी की स्नेहिल वात्सल्यमयी मुस्कान, निराला की दानशीलता, प्रसाद की कर्तव्य निष्ठा, कवि सियाराम शरण गुप्त की गंभीरता आदि गुणों की परख महादेवी जैसे पारखी ही कर सकती थी। इन संस्मरणों को चित्रित करने में लेखिका को व्यंग्य शैली, सुक्ति शैली और अलंकारिक शैली का निर्वाह करना पड़ा है। इनमें एक साथ रेखा चित्र, संस्मरण तथा गद्य काव्य का आनंद आता है। व्यंग्य हास्य का चुटीलापन तथा उपमा उत्प्रेक्षाओं की लड़ियां भाषा में चमत्कार पैदा करती हैं। इन चित्रों में विविधता कई दृष्टियों से है, पर मुख्यतः पात्रों का जीवन दर्शन है। सुंदरता के पुजारी रविंद्र, बौद्धिक महानता प्रसाद, महामानवता निराला, सुकुमारता पंत, विद्रोह की ज्वाला सुभद्रा, भक्ति आस्था गुप्त जी, सरलता सियाराम शरण गुरुदेव, अग्रज अगुआ प्रसाद जी, राखी बंद भाई निराला, सखी सुभद्रा, सहकर्मी पंत और अनुज सियाराम शरण के चित्रों की एल्बम पथ के साथी के रूप में हिंदी साहित्य को प्रदान की है।
लेखिका के शब्दों में, साहित्यकार की साहित्य सृष्टि का मूल्यांकन तो अनेक आगत अनागत युगों में हो सकता है, परंतु उसके जीवन की कसौटी उसका अपना युग ही रहेगा। अनुभूति के रंगों में रंजित और व्यवस्थित सांस्कृतिक चिंतन से चित्रित संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के संश्लिष्ट चित्र उनकी बहुमुखी प्रतिभा और उनकी स्वयं प्रकाश प्रज्ञा के प्रौढ़तम प्रतीक हैं। महादेवी वर्मा के ये निबंध काव्य के शाश्वत सिद्धांतों के अमर व्याख्यान हैं। आज साहित्यिक मूल्यों के बवंडर में भटका हुआ जिज्ञासु इन्हें आलोक स्तंभ मानकर बहुत कुछ स्थिरता पा सकता है।